गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आर एस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आज जानेंगे नेशनल स्तर पर जो विविध समसामयिक की जो न्यूज की जो अपने जो कुछ फैक्ट बच गए अन्य तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पूर्ति ग्रीन एटीएम क्या है? दोस्तों, अनपूर्ति ग्रीन एटीएम है वो ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक प्रकार का राइस एटीएम है। इसमें क्या है कि आप राशन कार्ड धारियां हैं उनको ये दिया गया है, तो एक तरह का एटीएम है। इसके माध्यम से कोई भी राशन कार्ड धारी व्यक्ति है वो राशन प्राप्त कर सकता है। फिर आगे है BMW कार स्पेयर स्पोर्ट्स पार्ट्स प्लांट का कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा BMW कार स्पेयर पार्ट्स प्लांट है वो कहाँ लगाया गया? वो अपनी मंडी में लगाया गया। मंडी जो अपना गोविंदगढ़ का पंजाब क्षेत्र है वहां पर। तो आप ध्यान रखना, BMW का जो प्लांट है वो अपने पंजाब में लग रहा है। फिर बात करेंगे नील कुरंजी फूल के बारे में। दोस्तों, नील कुरंजी फूल है यह मुख्य रूप से अपने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जो जंगल है वहां पर आप देख सकते हैं। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पर आप इस फूल को देख सकते हैं। दोस्तों, यह फूल है वो मुख्य रूप से 12 साल में एक बार खिलता है। इसके कारण अपनी योग्यता के कारण ये बहुत न्यूज में रहता है। ये बहुत ही सुंदर फूल होता है, ध्यान रखना। भारत का पहला सीओ से मेथेनॉल का प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला सीओ मतलब कार्बन ऑक्साइड से जो मेथेनॉल प्लांट है वो बनाया जा रहा है अपने पुणे में। पुणे जो अपने मुंबई में है वहां पर पहला प्लांट लगाया जा रहा है, सीओ से मेथेनॉल प्लांट। तो देखते हैं कोलोरियांग के बारे में। इसके बारे में कोलोरियांग। दोस्तों, कोलोरियांग क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस बार क्या हुआ है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो कोलोरियांग क्षेत्र है यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश हुई है। दोस्तों, अपना मेघालय का जो मानसीराम क्षेत्र है, चेरापूंजी क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती थी। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि यहाँ पर बारिश कम हुई है और इस साल जो कोलोरियांग क्षेत्र है यहाँ पर बारिश ज्यादा हुई है। तो ध्यान रखना, कोलोरियांग क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है जिसमें मानसीराम क्षेत्र है जहां पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, उसे पीछे छोड़ दिया है। आगे है पुणे एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर। ठीक है। आगे चर्चा करेंगे वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग के बारे में। दोस्तों, इसका आयोजन है वो सितंबर में किया गया, हरियाणा के अंदर। वहां पर किया गया हरियाणा में। यह पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग है जिसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। इसमें गाइस 15 देशों की से अधिक टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब तो इसमें ये ध्यान रखना, ये जो अपना है वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन का हुआ, ये अपने हरियाणा में हुआ है। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स के बारे में जाने तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को अपनी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत इसे शुरू किया गया है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य है जो जटिल सामाजिक चुनौतियां हैं उनसे निपटना तथा सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ साथ लोगों को सशक्त करना है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में। दोस्तों, यह एरोस्पेस है वो अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। कंपनी ने टिकटनिंग में 15%, प्रशासनिक और सुरक्षा सेक्टर में 50% रिजर्वेशन है वो अग्निवीरों को दिया है। साथ ही एक अन्य फैक्ट भी है कि WHO ने हाल ही में जो जॉर्डन क्षेत्र है, कौन सा? जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है। तो पूछ लिया जाए कि हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन से देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है? उसका नाम है जॉर्डन। देखते हैं गोल्डन सिटीज के बारे में। तो दोस्तों, अपना जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया जाता है जिसमें देशों को सॉरी विभिन्न शहरों को रैंकिंग दी जाती है, तो स्वच्छता रैंकिंग में अब जो पहले स्थान पर रहेगा उसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। लगातार 7 वर्षों से गोल्डन सिटी बन रहा है वो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, जो कि स्वच्छता श्रेणी में लगातार 7 वर्षों से प्रथम स्थान कर रहा है। फिर आता है भारत के 4 शहर है वो विश्व क्राफ्ट सिटी में शामिल हुए हैं। ये 4 शहर कौन कौन से हैं जो कि विश्व क्राफ्ट सिटी में शामिल हुए हैं?
एक तो अपना कश्मीर है, जयपुर, मैसूर और मामल्लपुरम। मैसूर और मामल्लपुरम है, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। जबकि कश्मीर और जयपुर है, जयपुर तो आपको पता ही है राजस्थान में है। तो ये 4 सिटी हैं, इनको विश्व क्राफ्ट सिटी में शामिल किया गया, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में गाइस 2023 के आंकड़े जारी किए गए, वो भी कृषि क्षेत्र में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत ने 2023 में जो कृषि निर्यात किया है, उसमें विश्व में 8वां स्थान रहा है भारत का। कौन सा स्थान रहा है कृषि निर्यात में भारत का? 8वां स्थान रहा है। वही प्रथम स्थान पर गाइस ब्राजील रहा है। ठीक है, तो भारत है, उसने 2023 में कृषि निर्यात किए, वो विश्व में 8वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है ब्राजील। ये कहना है डब्ल्यूटीओ का। आगे चर्चा करेंगे अपन शिक्षा मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है 2024 के बारे में। दोस्तों इसे अगस्त में जारी किया गया था, जिसमें जो आईआईटी मद्रास है वो लगातार 6 साल से इसमें शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं आईआईएससी बेंगलुरु है, वो लगातार 9 साल से देश का शीर्ष विश्वविद्यालय है। वहीं शीर्ष मेडिकल कॉलेज है वो एम्स दिल्ली है। शीर्ष मैनेजमेंट संस्थान है वो आईआईएम अहमदाबाद है। शीर्ष इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी मद्रास है। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आईआईएससी बेंगलुरु है। शीर्ष लॉ की बात करें तो ये बेंगलुरु का एनएलएसआईयू, और शीर्ष कॉलेज है तो वो हिंदू कॉलेज दिल्ली की है। दोस्तों राजस्थान की इसमें टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें एक तो बिट्स पिलानी है जो कि 23वें स्थान पर रही है। आईआईटी जोधपुर 68वें स्थान पर, एमएनआईटी 82वें स्थान पर, और एम्स जोधपुर है वो 83वें स्थान पर रही है। ठीक है, तो टॉप 100 में राजस्थान की 4 यूनिवर्सिटी है। अब आगे देखेंगे अपन। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो देसी गाय है इसको राजमाता का दर्जा प्रदान किया है। तो पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य है जिन्होंने जिन्होंने हाल ही में गाय को, जो देसी गाय है उसको राजमाता का दर्जा दिया है, तो वो है अपना महाराष्ट्र। ठीक है, फिर चर्चा करेंगे अपन हिंदी दिवस के बारे में। दोस्तों हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 14 सितंबर को। इस दौरान क्या किया कि जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है वो 2024 वाला वो दिया गया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। ठीक है, जो कि 75वीं हिंदी भाषा दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है इसके उपलक्ष्य पर दिया गया। कौन सा पुरस्कार? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 दिया गया है, किसे? प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग को दिया गया है। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया था। आगे देखते हैं अनमोल खरब के बारे में। दोस्तों अनमोल खरब है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में आयोजित महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय सीनियर खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। फिर आता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है। तो दोस्तों इस साल की थीम है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ठीक है, ध्यान रखना ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि थीम क्या थी एग्जाम में, कोई भी कार्यक्रम होता है अभियान होता है उनकी। फिर आता है 8वां भारत जल सप्ताह के बारे में। तो दोस्तों अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने जो अपना न्यू दिल्ली है वहां पर 17 सितंबर को भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी समावेशी जल विकास और मैनेजमेंट के लिए भागीदारी और सहयोग करना। ठीक है, 2021 में क्या हुआ था कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन एट द फोर्स अभियान शुरू किया गया। ये पढ़ लेना आप, अजीब सा नाम है। तो ये अभियान इसमें शुरू किया गया, इसी के तहत जो जल सप्ताह अभियान है वो चलाया जा रहा है। फिर अपन बात करेंगे विश्व के सबसे ऊंचे बस टावर के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में अपना छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है बेमेतरा। कौन सा क्षेत्र है? बेमेतरा। बेमेतरा में विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा बस टावर है वो उद्घाटित किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखेंगे अपन नाटो के बारे में। दोस्तों नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसके हाल ही में महासचिव की नियुक्ति की गई है जिनका नाम है मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। मार्क रूटे हैं वो नाटो के नए महासचिव बने हैं। यहाँ पर देखिए ये है मार्क रूटे। दोस्तों नाटो की बात की जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को में की गई थी 12 संस्थापक सदस्य देशों के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? अमेरिका का जो वाशिंगटन क्षेत्र है वहां पर की गई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये देखिए यहाँ की बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देश है वर्तमान में वो 32 सदस्य देश है और संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 12। दोस्तों नाटो है वो यूरोप और अमेरिका के देशों के बीच में एक सैन्य गठबंधन है। नाटो सामूहिक सिद्धांत के रूप में काम करता है जिसका तात्पर्य है कि एक या अधिक सदस्यों पर कोई अन्य आक्रमण करता है तो सभी देश अपने पर उसको आक्रमण मानेंगे और उसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों पहले तो यही ध्यान रखना कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है वो जारी कौन करता है? ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अभी 2024 में इसका 5वां संस्करण जारी किया जिसमें भारत को टीयर 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसे 2015 से जारी किया जा रहा है। यह वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के व्यापक विकास और प्रतिबद्धता को मापता है। दोस्तों यह सूचकांक है वो बहुहितधारक दृष्टिकोण का उपयोग करता है तथा विभिन्न संगठनों की क्षमता और विशेषज्ञता को लाभ उठाता है। इसका उद्देश्य है सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है और साइबर सुरक्षा के महत्व और विभिन्न आयामों के विषय में जागरूकता है उसको भी बढ़ाना है। ये इसके मुख्यतः 5 आधार हैं जिसके आधार पर ये जारी किया जा सकता है। कितने? 5 स्तंभ हैं। कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग। ये इसके 5 स्तंभ है। राइट, आगे देखते हैं। आगे है ओजोन दिवस के बारे में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2024 की थीम क्या है? जलवायु के क्षेत्र आगे बढ़ते कदम। जलवायु के क्षेत्र आगे बढ़ते कदम इस बार की थीम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ लेते हुए। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन सहकारी पदार्थों का जो उत्पादन होता है उसको रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। तब 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। जिस दिन इसको अपनाया गया था उसी दिन ओजोन संरक्षण दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अब तक की यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र की संधि है जिसे प्रत्येक पृथ्वी पर प्रत्येक देश और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओजोन जो सहकारी पदार्थ है उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है। भारत है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ था जून 1992 में। मतलब ये जब बना था तब इसमें शामिल नहीं हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद में भारत इसमें शामिल हुआ था। अपन यहाँ पर ओजोन परत के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है O3। ठीक है, जो कि एक ऑक्सीजन का विशेष रूप होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2 और ओजोन का होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन है वो जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों ओजोन का लगभग 90% प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का जो ऊपरी वायुमंडल है जो समताप मंडल है वहां पर आप ओजोन परत को देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की लगभग 10 से 40 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। वहां पर आप ओजोन परत को देख सकते हैं। दोस्तों यह ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है और हमारी त्वचा है उससे उसकी सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में। और ये पराबैंगनी किरणों की सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको रोकने का काम करती है। दोस्तों जो अच्छा ओजोन होता है वो धीरे धीरे मानव निर्मित जो रसायन है उनके कारण नष्ट होता जा रहा है।
इन रसायनों को ओजोन घटाने वाले पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से है? CFC, HCFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि ओजोन परत के लिए कौन से पदार्थ है जो ओजोन परत को डैमेज करता है? CFC, HFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि ये जो पदार्थ है, इनका ध्यान रखना। दोस्तों, जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु है वो ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। समताप मंडल से हटाए जाने से पहले एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख से अधिक गाइस ओजोन अणु होते हैं उनको नष्ट कर चुका होता है। प्राकृतिक रूप से बनने वाले की तुलना में ओजोन अधिक तेजी से नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत के शरण से क्या होता है? मनुष्य की त्वचा होता है, उसमें कैंसर की जो घटनाएं होती है उनमें वृद्धि होती है, त्वचा के अंदर भी कैंसर की। साथ ही जो मोतियाबिंद बीमारी होती है आंखों की, वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। गाइस, ओजोन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो गुड ओजोन होती है और एक बैड ओजोन होती है। मतलब एक अच्छी ओजोन होती है, एक बुरी ओजोन होती है। अच्छी ओजोन होती है वो पृथ्वी का जो अपना वायुमंडल है, ऊपरी वायुमंडल, अपना जो समताप मंडल है, वहां पर ये पाई जाती है, जो कि सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोकती हैं और मानव शरीर है उसकी त्वचा के अंदर वो कैंसर और जो मोतियाबिंद रोग है उनसे उनकी सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, मानव निर्मित रसायनों जैसे कि ओजोन सहकारी पदार्थ भी कहा जाता है, इसके कारण ओजोन है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यह भी अपन ने देखा था कि HFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एलोन, मेथिलोन ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन है वो क्षय हो जाती है। वहीं अपन बेड ओजोन के बारे में बात करें तो जो पृथ्वी का निचला स्तर है वायुमंडल है, जो शोभ मंडल है, कौन सा? शोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है गाइस, वो ओजोन मानव हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। यह ओजोन होती है वो कार, बिजली संयंत्र हो गए, औद्योगिक बॉयलर हो गए, रिफाइनरियां, रसायन संयंत्र आदि जो स्रोत है इनसे उत्सर्जित होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से यह प्रतिक्रिया करती है। यह मुख्य रूप से एक हानिकारक ओजोन है। ठीक है, तो समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो अच्छी ओजोन है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से मानव शरीर की रक्षा करती है। वहीं जो बेड ओजोन होती है वो शोभ मंडल में पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है, जो कि मानव हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये अपन ने जाना ओजोन के बारे में। तो ये अपना लेक्चर हुआ आज का कंप्लीट। अब कल फिर मिलते हैं। अब जो कुछ टॉपिक और बच गए सितंबर के करंट अफेयर्स के, तो उनको पूरा कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।